इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे टर्शियरी और क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ के बारे में। पहले ही हम लोग जान चुके हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होता है, फिर हम लोग जाने सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे कि टर्शियरी और क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ क्या होता है। देखो, टर्शियरी एक्टिविटीज़ जो है वो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है। सर्विस सेक्टर मतलब आपको सर्विस देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक डॉक्टर है, अगर आप बीमार पड़ते हो तो कहाँ जाते हो आप? डॉक्टर साहब के पास जाते हो। डॉक्टर साहब के पास जाने के बाद क्या करते हैं डॉक्टर साहब? आपको ठीक कर देते हैं। तो डॉक्टर साहब ठीक करने के बदले में आपसे क्या ले रहे हैं? फीस ले रहे हैं। ठीक है। तो ये जो है कि डॉक्टर साहब भी काम कर रहे थे, डॉक्टर ने अपना काम किया, उन्होंने आपको ठीक कर दिया, तो उनका जो सर्विस था उसका उन्होंने चार्ज किया, कुछ भी 2000 5000 जो भी था। ठीक है। तो ऐसा जो सर्विस सेक्टर में ऐसा रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होता है उसको हम लोग टर्शियरी एक्टिविटीज़ बोलते हैं। यहाँ के जो वर्कर्स होते हैं वो हाईली स्किल्ड लेबरर्स होते हैं और ट्रेंड एक्सपर्ट्स होते हैं और कंसल्टेंट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे डॉक्टर जो थे उन्होंने काफ़ी पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अपना अपना जो उनका हुनर था उसको उन्होंने निखारा, तब ना वो जा कर के आपको ठीक कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप गए उनसे ठीक होने के लिए, उन्होंने आप आपने उनको कुछ और बताया, उन्होंने आपको कुछ और दवाई दे दिया, ऐसा तो नहीं होता है। तो इस प्रकार से टर्शियरी एक्टिविटीज़ के जो वर्कर्स होते हैं, जो वर्कर काम करते हैं टर्शियरी एक्टिविटीज़ में, वो अच्छे खासे स्किल्ड होते हैं और प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं। टर्शियरी एक्टिविटीज़ दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है प्रोडक्शन और दूसरा होता है एक्सचेंज। प्रोडक्शन का मतलब यहाँ पर वो नहीं कि जैसे कि कोई फर्नीचर हो गया या कोई मोबाइल फ़ोन हो गया, वो प्रोडक्शन नहीं। यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है जो कि कंज्यूम किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यहाँ पे डॉक्टर साहब ने आपको देखा तो आप ठीक हो गए, तो ये आपका डिमांड था, और ये जो उन्होंने अपना दवाई दिया है, जो उन्होंने अपना सर्विस दिया, वो आपने उसको कंज्यूम किया, आपने उसको यूज़ किया। तो वही वही चीज़ होता है यहाँ पे टर्शियरी एक्टिविटीज़ का जो प्रोडक्शन होता है उसमें। जैसे कि अगर मोबाइल फ़ोन बन रहा है तो मोबाइल फ़ोन को आप यूज़ कर रहे हो, उसको आप कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है। और यहाँ पर जो आउटपुट होता है वो एक तरह से वेज, जो उनका एक तरह से जो उनका फीस था वो उनका वेज हो गया, वो उनका सैलरी हो गया। इस चीज़ों पर वो जो आउटपुट होता है वो इनडायरेक्टली मेज़र किया जाता है। एक्सचेंज मतलब ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। तो ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन तो आप फैल जानते ही हो। जैसे कि ट्रेड हो गया, व्यापार, ट्रांसपोर्ट मतलब समझ ही रहे हो आप, और कम्युनिकेशन। तो इन सब चीज़ों का जो मिश्रण होता है वो टर्शियरी एक्टिविटीज़ में आता है। अगर टाइप्स ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज़ का बात करें तो इसको इसको आप देख सकते हो कि अगर सर्विस सेक्टर में तीन तरह का चीज़ होता है। पहला होता है टर्शियरी एक्टिविटीज़, दूसरा होता है क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ और तीसरा होता है क्वीनरी एक्टिविटीज़। तो तीनों के बारे में हम लोग जानेंगे। फिलहाल अभी हम लोग टर्शियरी एक्टिविटीज़ के बारे में जान रहे हैं। टर्शियरी एक्टिविटीज़ को चार भाग में डिवाइड किया गया है: ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और सर्विसेज। ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास बुक है तो आप लोग इसको देख सकते हो, वरना यहाँ से आप देख सकते हो कि ट्रेड काफ़ी ये दिक्कत वाला बात है, बट इसको आप समझ सकते हो कि यहाँ से क्लासीफाई किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, ट्रेड एंड कॉमर्स का दो है, एक होलसेल ट्रेड, एक रिटेल ट्रेड। फिर होलसेल ट्रेड का दो है, अर्बन सप्लाई, रूरल मंडीज़। फिर रिटेल ट्रेड में आता है रूरल, अर्बन। इस प्रकार से ये डिवाइड किया गया है, ये आप इसको देख सकते हो, है ना। अगर हम लोग ट्रेड एंड कॉमर्स का बात करें तो ट्रेड मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ को बेचना, कोई भी चीज़ को खरीदना, यही ना होता है ट्रेड, यही ना होता है व्यापार। तो और जहाँ पर ये चीज़ें की जाती हैं उसको बोलते हैं ट्रेडिंग सेंटर। जैसे कि मार्केट्स हो गया, कोई एक दुकान हो गया, तो वो सब क्या हुआ? ट्रेडिंग सेंटर हो गया। ठीक है। अब ये दो तरह का होता है, एक होता है रूरल, एक होता है अर्बन। तो रूरल वाला अगर बात करें तो रूरल वाले में क्या होगा? मेनली जो कॉमन चीज़ है, जैसे कि चावल, गेहूँ, दाल, आटा, ये सब मिलेगा। इसमें ये तो नहीं मिल सकता है कि आप एकदम फॉर एग्जांपल अगर आप शहर में रहते हो तो आप जानते होंगे कि अब मॉल्स है, यहाँ पे मॉल्स में बहुत सारे पैकेज्ड फूड्स मिलते हैं, बहुत सारा तरह का बिवरेजेस मिलता है। लेकिन ये आपको रूरल वाले में, गाँव वाले में तो नहीं मिलेगा। गाँव में नॉर्मली मंडी होता है, वहाँ पे जो बेसिक आइटम्स है जैसे कि दाल, गेहूँ, चावल, आटा, है ना, कुछ छोटी मोटी दवाइयाँ। अगर आपको बहुत बड़ा कैंसर है तो आप तो गांव में रहोगे नहीं, आप तो डायरेक्ट शहर आ जाओगे दिखाने के लिए। तो इस प्रकार का जो ट्रेडिंग सेंटर्स होता है, जो मार्केटिंग सेंटर्स होता है, वो वहाँ पे रहता है गांव में। उसको मंडी भी बोलते हैं। वो जो कभी कभी नहीं लगता है, सप्ताह में एक दिन मंडी लगता है, वहाँ पे अलग अलग तरीके का चीज़ बिकता है, जैसे कि मिट्टी का बर्तन, आपका
स्टील का बर्तन, मीट और भी बहुत सारी चीज़ें बिकती है। तो इस प्रकार का जो मंडी रहता है वो रूरल मार्केटिंग सेंटर हो गया। पीरियोडिक मार्केट्स मतलब मंडी का बात किया जा रहा है, एक सप्ताह में एक ही बार लगता है। वहाँ पे काफ़ी सारे शॉपकीपर्स आते हैं। आप देखे होंगे कि वहाँ पे अलग अलग चीज़ें बिकती है, जैसे कि खाँचा हो गया, है ना, खाँचा हो गया, फिर आपका दिया हो गया, या फिर अलग अलग चीज़ें, मछली, आपका मीट, ये सब चीज़ें बिकती है। तो वहाँ का जो शॉपकीपर्स होते हैं ना, वो हर दिन अलग अलग जगह पर जा कर के अपना सामान लगाते हैं और वहाँ पे बेचते हैं। तो शॉपकीपर्स बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेते हैं और फिर वो हर दिन वहाँ पे बिजी रहते हैं। अब अगर अर्बन मार्केटिंग सेंटर का बात करें तो यहाँ पर आप देखो कि मॉल्स है, ठीक है। मॉल्स में आपको अलग अलग तरीके का चीज़ मिल जाएगा। फिर यहाँ पर अगर आपको बुखार उखार हो गया तो फिजिशियंस है, डॉक्टर्स है, यहाँ पर बैठते हैं, लॉयर्स बैठते हैं, टीचर्स हैं, डेंटिस्ट है। आपको अगर आप शहर में रहते हो तो आप जान ही रहे हो कि कितना सारा यहाँ पे डॉक्टर बैठता है। कोई हार्ट सर्जन, कोई डेंटिस्ट, कोई आई स्पेशलिस्ट, है ना। तो इस प्रकार का अलग अलग यहाँ पर डॉक्टर बैठते हैं। अगर रिटेल ट्रेडिंग का बात करें तो रिटेल ट्रेडिंग में यहाँ पर डोर टू डोर आता है, जैसे कि घर घर जाके बेचने वाला। फॉर एग्जांपल घर घर जाके आपका बर्तन वगैरह बिकता है ना। स्ट्रीट पेडलिंग हो गया। फिर हैंड कार्ट्स हो गया, जो हाथ में लेकर के आपका करघा बेचता है, जैसे कि सब्जी वाले हो गए, ट्रक्स हो गया, ठीक है। फिर आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करते हो, तो ये सब रिटेल ट्रेडिंग ही एक तरह से चल रहा है। होलसेल ट्रेडिंग का, होलसेल क्या एक अलग मार्केट होता है, जहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, जहाँ पे नॉर्मली जो रिटेल स्टोर्स होता है, जो रिटेल शॉपकीपर्स होते हैं, वो जा कर के काफ़ी मात्रा में सामान लेते आते हैं। फॉर एग्जांपल वो जा कर के एक ही बार में 10 बोरा आलू लेते आएंगे और फिर वो मोहल्ले में अपना जो उनका शॉप है, जो उनका दुकान है, वहाँ पे जा कर के वो बेचेंगे। तो इस प्रकार का जो ट्रेडिंग होता है ये होलसेल ट्रेडिंग हो गया। ट्रांसपोर्ट का बात करें, ट्रांसपोर्ट मतलब कि जो आपको सामान पहुँचाने में जो आपका हेल्प करता है ना, उसको ट्रांसपोर्ट कह सकते हो। अब आप ट्रांसपोर्ट को आप ये समझ के चलो कि ट्रक्स वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक बहुत मतलब हज़ारों किलोमीटर चल के आते हैं। जैसे कि पंजाब से वो बंगाल आ रहे हैं, या फिर बंगाल से वो तमिलनाडु जा रहे हैं। इतना लंबा लंबा डिस्टेंस वो ट्रैवल करते हैं। यहाँ तक कि छोटा छोटा डिस्टेंस करने के लिए छोटा मोटा मैजिक भी आ गया है, मैजिक है, अलग अलग तरीके का ट्रांसपोर्ट्स है। तो ये सब क्या करते हैं, ये सब जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जो फिज़िकल गुड्स है उसको यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, और ये भी एक तरह से इकोनॉमी में हेल्पफुल रहते हैं। और इनका कमाई कैसे होता है, तो इनका कमाई दो तरीके से होता है, जैसे कि जितना भी किलोमीटर्स ये चलेंगे उतना, और या फिर जितना देर ये चलाएंगे उतना इनको मिल सकता है, ठीक है। कॉस्ट डिस्टेंस भी मिल सकता है। तो इस प्रकार से इनको इस तरह से मिलता है, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट का फैक्टर क्या क्या है, जो जैसे ट्रांसपोर्ट जो आदमी कार या जो आदमी ट्रक वगैरह चलाएगा, वो फ्री फंड में तो अपना ट्रक नहीं चलाएगा, उल्टा पेट्रोल डलवा करके, है ना। तो इसके लिए उनको डिमांड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे आप ही डिमांड करते हो ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से, तो वो ट्रांसपोर्ट से आपको ला करके देता है ना, आपको घर तक पहुंचा देता है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, ये डिमांड आपने किया तब। रूट्स डिपेंड करता है कि आपने किस शहर से डिमांड किया था मोबाइल फ़ोन, या फिर जो भी आपने डिमांड किया था, कौन सा टाउन से, विलेज से। तो जैसे कि आप बहुत ही रिमोट एरिया में, बहुत ही ऐसा जगह पे कर दिया जहाँ से आपको आने में सामान 30 दिन लग गया या 20 दिन लग गया, तो इस प्रकार से वो आपका फ्लिपकार्ट वाले आपको बता दें कि डेट, हाँ ठीक है आपने इतना। फॉर एग्जांपल अगर लेनोवो का आप लैपटॉप लोगे, तो अगर वो चाइना में बनता है तो आपको आपके पास इंडिया में आने में उसको कुछ 1 महीना लग जाता है, ठीक है। यही अगर वो इंडिया में बनता है तो आपके पास आने में उसको 10 दिन लगता मैक्सिमम, ठीक है। तो ये रूट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो उनका आने का जो ज़रिया है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कम्युनिकेशन का बात करें तो ये मैं जो आपसे भी बोल रहा हूँ, जो आप सुन रहे हो, ये क्या है, कम्युनिकेशन का एक तरीका है ना। यहाँ पे वर्ड्स यूज़ होता है, मैसेज यूज़ होता है, फैक्ट यूज़ होता है, आइडिया यूज़ होता है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे वर्ड्स हैं, आप जो सोचोगे इसके बारे में ये आपके आइडियाज़ हैं, ठीक है। कुछ कुछ मैंने आपको फैक्ट भी बताया। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर कम्युनिकेशन के तौर पे यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट वर्ड सेंटेंस दिया हुआ है, वेयर द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ एफिशिएंट, कम्युनिकेशन आर इजीली डिसेमिनेटेड। जैसे कि अगर आपका नेटवर्क अगर स्ट्रांग होगा, अगर आपका वीडियो यूट्यूब पे सही से चल रहा है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क क्या होगा, बहुत ही स्ट्रांग हो गया। तो कम्युनिकेशन जो है वो अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो, मैं आपको बोल रहा हूँ आज समझ सकते हो, ठीक है। अब जो नेट के लिए यहाँ पर क्या काम करना पड़ेगा, सेटेलाइट वगैरह का काम करना पड़ेगा। तो ये भी एक तरह से ट्रांसपोर्ट ही हुआ, है ना। जैसे अब पहला आता है आपका टेलीकम्युनिकेशन,
तो ये टेली का मतलब होता है मोबाइल, कम्युनिकेशन का मतलब कम्युनिकेशन, ठीक है। सॉरी, टेली का मतलब मोबाइल नहीं होता है। तो टेली कम्युनिकेशन का एक जो अभी लेटेस्ट मतलब मॉडल आया है वो है मोबाइल टेलीफोनी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले देखो टेलीग्राफ था, पहले टेलीग्राफ था तो वहाँ पे कम्युनिकेशन डालने में काफ़ी टाइम लगता था, बट धीरे धीरे मोबाइल फ़ोन आ गया, अभी कितना ज़्यादा फास्टली हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं ना। रेडियो है, टेलीविज़न है, इससे आदमी को जो आइडियाज़ है वो समझ में आता है। जो जैसे भी अगर हमारे प्रधानमंत्री साहब अगर कुछ डिसीजन लेते हैं तो वो पूरे लोगों को समझ में आता है। कैसे समझ में आता है? मास मीडिया के यूज़ से। मास मीडिया यहाँ पर क्या हुआ, टीवी है, रेडियो है, टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर है, इंटरनेट है, इससे कोई भी चीज़ छुपा नहीं रहता है नॉर्मली, ठीक है। अगर सर्विस का बात करें तो सर्विस का मतलब हो गया जो सर्विस देता है। अब यहाँ आप एक बात बताओ, जैसे फिजिशियन हो गया, डॉक्टर हो गए, म्यूजिशियन हो गया, टीचर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, ये सब एक तरह से सर्विस दे रहे हैं। क्या बार्बर क्या बार्बर टर्शियरी एक्टिविटी करते हैं या नहीं करते हैं? आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। क्या बार्बर का मतलब होता है जो आपके बाल बनाते हैं, क्या वो टर्शियरी एक्टिविटीज़ में संलिप्त हैं या वो नहीं है, ठीक है। अब ये जो सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है, ये क्यों प्रोवाइड किया जाता है? ताकि जो लोगों का लाइफस्टाइल है वो आसानी से चल सके, लोग अपना जो काम है वो करते रहे, है ना। तो जैसे कि अगर जो दूध वाला है या डब्बा वाला, मुंबई का डब्बा वाला बहुत ज़्यादा फेमस है। मुंबई का डब्बा वाला क्या करते हैं, जैसे जो जो लोग ऑफिस में काम करते हैं तो वो डब्बा वाले जाते हैं, उनका घर में दोपहर को जा कर के या सुबह में जा कर के वहाँ से टिफ़िन ले लेते हैं, और टिफ़िन में लेकर के फिर जो भी ऑफिसर्स या फिर जो भी काम कर रहे थे अपना दूर जगह पे, वहाँ पे वो डब्बा वाले जा कर के पहुंचा देते हैं। तो ये भी एक तरह का सर्विस ही है ना। ये भी सर्विस सेक्टर में है, ये भी एक तरह से टर्शियरी एक्टिविटीज़ में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बात करें अगर पीपल इंगेज्ड इन टर्शियरी एक्टिविटीज़, कौन कौन से लोग हैं, तो जैसे मैंने आपको इतना सारा बताया एग्जांपल। अब आपको ये बताना है कि जो बार्बर होते हैं वो क्या वो टर्शियरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है या नहीं है। अब एक क्वेश्चन आपसे ये है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, काफ़ी आसान। जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ है जैसे कि इंडिया या पाकिस्तान या अपना श्रीलंका या अपना बांग्लादेश, यहाँ पे, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मान लेते हैं, क्योंकि अभी इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो इंडिया को भी बगल कर देते हैं। पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का पॉपुलेशन एक जैसा ही है। तो ज़्यादा लोग किस जगह पे टर्शरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे, क्या वो पाकिस्तान में या क्या वो अमेरिका में, ये आपको बताना है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि अमेरिका में 50 मिलियन लोग रहते हैं और पाकिस्तान में भी 50 मिलियन लोग रहते हैं। अगर पाकिस्तान तो गरीब देश है, अमेरिका एक अमीर देश है, तो ज़्यादा लोग कहाँ पे टर्शरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे। एक एग्ज़ाम्पल अगर बताया जाए तो टूरिज़्म का बताते हैं। टूरिज़्म मतलब होता है लोग जाते हैं किसी भी जगह घूमने करने, वहाँ उसको बोलते हैं एक तरह से टूरिज़्म। वहाँ पे जाने के बाद वो खर्चा पैसा कुछ तो खर्चा करते ही होंगे, होटल्स में रहते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं, ये घूमने जाते हैं, ये करते हैं, सीन को देखते हैं, तो वहाँ पे पैसा वैसा खर्चा होता है, ठीक है। अगर बात करें एक एस्टीमेट के हिसाब से, तो टूरिज़्म जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा टर्शरी एक्टिविटीज़ में जॉब देने वाला जगह है, वो जॉब देने वाला सेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे टूरिज़्म जो होता है वहाँ पे बहुत सारे लोग जॉब करते हैं। जैसे कि अगर लोग टूरिस्ट बन के उस जगह पे आ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गए केदारनाथ, ठीक है, भगवान के दर्शन के लिए, शिव जी का दर्शन के लिए, तो केदारनाथ जाने के क्रम में आप बहुत सारा व्हीकल्स यूज़ करोगे या आप ट्रेन यूज़ करोगे, तो आप वहाँ पे पैसा खर्चा करोगे ट्रेन में। जाते समय आप खाना खाओगे तो वहाँ पे जो लोग हैं उनको जॉब मिल जाएगा। वहाँ जाने के बाद आप होटल्स में रहोगे तो होटल में रहने के बाद वहाँ पे जो होटल का जो अलग अलग कर्मचारी है उसको काम मिल जाएगा, उसको फिर उनका दिन बन जाएगा, ठीक है। जहाँ पर आप देखने जाओगे वहाँ पुजारी का दिन बन जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत लोग वहाँ पे काम करते हैं। अब टूरिज़्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए सबसे पहले चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का बहुत अच्छा हो। अगर रोड बढ़िया नहीं होगा तो आप नहीं जाओगे। रोड अच्छा होना चाहिए, वहाँ के जो लोग हैं उनका बर्ताव अच्छा होना चाहिए, वहाँ का होटल अच्छा होना चाहिए, वहाँ का फैसिलिटीज़ अच्छा होना चाहिए। इस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा होगा तो ही वहाँ पे टूरिज़्म फैलेगा। तो टूरिज़्म का एक एक तो हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर,
ठीक है। और दूसरा हो गया आपका डिमांड, कि अगर डिमांड होगा तभी ना लोग जाएगा। फॉर एग्जांपल 2020 में जब अपना कोविड आया था, कोरोना वायरस आया था, तो टूरिज़्म सेक्टर ठप पड़ गया था, लोग जा नहीं रहे थे, कोई लोग वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर रहे थे क्योंकि कोरोना वायरस था। तो वहाँ पे डिमांड जीरो, तो टूरिज़्म सेक्टर जीरो, ठीक है। अगर डिमांड अप, जैसे कि आपको भगवान से बहुत प्यार है, आप जाते हो कि हम केदारनाथ जाए भगवान को देखने के लिए, शिव जी के पास, तो वहाँ पे जाने के लिए आपका डिमांड हुआ, आपने मन बनाया, तो ये डिमांड ही है ना। तो इस प्रकार आप वहाँ पे जाओगे तो ये टूरिज़्म को अफेक्ट कर सकता है और करता ही है। फिर दूसरा आता है ट्रांसपोर्ट। अगर आपको वहाँ पे जाने के लिए कार नहीं मिले या फिर बस नहीं मिले तो आप जाओगे पैदल, यहाँ से तो वहाँ जाओगे नहीं, या आपको ट्रेन नहीं मिले तो आप यहाँ से वहाँ पैदल तो जाओगे नहीं, उतना भी प्यार नहीं हुआ भगवान से, है ना। तो इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब टूरिज़्म का अट्रैक्शन का बात करें तो क्लाइमेट, जैसे कश्मीर जाते हैं तो कश्मीर में बहुत ठंडा है ना। तो लोग गर्मी को छोड़ के ठंडा के पास जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, हिमाचल प्रदेश जाते हैं, तो वहाँ का क्लाइमेट है, वहाँ का लैंडस्केप, वहाँ देखने के लिए काफ़ी कुछ है। कश्मीर जाओगे आप तो एक से एक पहाड़ है देखने के लिए, बर्फ़ है वहाँ देखने के लिए जो कि लोग शायद कभी नहीं देखे होंगे, तो इसका लैंडस्केप है। हिस्ट्री एंड आर्ट, वहाँ जाओगे तो अच्छा आपको, या फिर अगर आप वहाँ नहीं जाओगे, अगर आप केरल जाओगे या कहीं पर भी जाओगे तो वहाँ पे हिस्ट्री उसका जानोगे, वहाँ पे आर्ट उसका देखोगे, वहाँ का कल्चर देखोगे, वहाँ का इकोनॉमी देखोगे। तो इन सब चीज़ों से टूरिज़्म जो है वो डेवलप करता है और इन सब चीज़ों से टूरिज़्म अट्रैक्ट करता है। अब एक टर्म आता है मेडिकल टूरिज़्म। तो मेडिकल टूरिज़्म क्या होता है कि इंडिया उसमें बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। मेडिकल टूरिज़्म क्या होता है, जब लोग मेडिकल के लिए विदेश ट्रैवल करते हैं तो उसको मेडिकल टूरिज़्म बोला जाता है। देखो भारत देश में मेडिकल काफ़ी ज़्यादा, जो अपना मेडिकल इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता है एज़ कम्पेयर टू अमेरिका या यूरोप। तो लोग क्या करते हैं ना, पैसा बचाने के लिए इंडिया आ जाते हैं और इंडिया में आकर के अपने आप को वहाँ पे जाकर के डॉक्टर से दिखवा लेते हैं। उनको कम पैसा भी लगता है और भारत को भी फ़ायदा मिल जाता है क्योंकि भारत को डॉलर वगैरह मिल रहा होता है, ठीक है। अब बात कर ले हम लोग क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ के बारे में। जैसे देखो कि कोई एक कंपनी है, उसमें जो सीईओ है या जो मेन ऑफिसर है जिसको डिसीजंस वगैरह लेना होगा, ठीक है, तो और या फिर कोई एक बेंगलोर में मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट है, मतलब मेडिकल को वो मेडिकल का वो ट्रांसक्रिप्शनिस्ट है। तो इन दोनों में कुछ कॉमन है, ये एक ही काम को करते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा नॉलेज ओरिएंटेड, इनके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है तब ना वो सीईओ बने, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इन सब के लोगों को बोलते हैं क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़। क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ दो तरह का होता है, एक होता है क्वार्टरनरी और दूसरा होता है क्विनरी, ठीक है। तो क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है, कलेक्शन, प्रोडक्शन, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन का प्रोडक्शन। मतलब जो सीईओ है, अभी एग्जांपल लेते हैं, जो सीईओ साहब है वो क्या करेंगे, उनको अगर कोई भी डिसीजन लेना होगा सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, फिर कुछ भी उनको अगर निकालना होगा कंक्लूजन तो उसको प्रोड्यूस करेंगे, फिर इन्फॉर्मेशन को वो अच्छे से तोड़ मरोड़ के देखेंगे कि क्या सही है क्या नहीं है, और फिर अगर कुछ नया होगा तो नया इन्फॉर्मेशन उनको बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार के जो एक्टिविटीज़ होते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है, कुछ नया डेवलप करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़, ठीक है। ये काफ़ी हाई प्रोफेशनल्स के लिए है। और आखिर में आता है हम लोग का क्विनरी एक्टिविटीज़। ये भी नॉलेज बेस्ड, ठीक है, ये भी नॉलेज बेस्ड है। और ये क्या करता है, तो ये वाले जो वर्कर्स होते हैं इसमें, ये जो पुराने आइडियाज़ हैं उसको ये चेंज करना चाहते हैं या इसको रीअरेंज कर देते हैं, और फिर जो डाटा इंटरप्रिटेशन है, नया टेक्नोलॉजीज़ है, उनको अच्छे से ये यूज़ करते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं हम लोग गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स। क्या बोलते हैं इनको, गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स। और ये बहुत ज़्यादा हाईली पेड स्किल्स पे काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो कोई भी अभी नोबेल प्राइज़ विनर्स जो होते हैं, ठीक है, नोबेल प्राइज़ का जो विनर्स होते हैं, साइंटिस्ट हो चाहे इकोनॉमिस्ट हो, तो ये लोग कौन थे, ये लोग क्विनरी एक्टिविटीज़ में काम करते थे, ठीक है, ये लोग क्विनरी एक्टिविटीज़ में काम करते थे। क्विनरी एक्टिविटीज़ में जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट जिनको डिसीजंस लेना होता है,
वो लोग आते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गया या बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स जो हो गए, रिसर्च साइंटिस्ट जो हो गए, वो लोग अपना क्विनरी एक्टिविटीज़ में आते हैं, जिनको कि बहुत ज़्यादा जटिल जटिल चीज़ों को सॉल्व करना पड़ता है, नया नया प्लान बनाना पड़ता है। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनको जो पॉलिसी है वो फॉर्मुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो KPO है, मतलब कि नॉलेज प्रोसेसिंग जो एक्टिविटीज़ है, वो अपना क्विनरी एक्टिविटीज़ में आता है। अब आउटसोर्सिंग मतलब चीज़ों को बाहर भेजना। तो आउटसोर्सिंग यहाँ पर BPO से, पहले बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग था, उसको चेंज करके अब बना दिया गया KNO, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। इसमें क्या हो रहा है कि जो भारत के लोग जो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज वाले हैं, जिनको काफ़ी ज़्यादा बुद्धि है, अभी जैसे कि गूगल का जो हेड है वो कौन थे, इंडियन ही है, उनका नाम है सुंदर पिचाई, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो क्विनरी एक्टिविटीज़ में है, ठीक है। अब जैसे कि जो अपना भी हाल ही में जो इकोनॉमी के विनर थे नोबेल प्राइज़ वाले, वो भी क्या थे, वो KPO थे, मतलब कि नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग था उनका। वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे थे, वो लर्निंग एक्टिविटीज़, बिजनेस रिसर्च, IP रिसर्च करते थे, है ना। वो एक्चुअल में इकोनॉमिक्स पे काम कर रहे थे, तो वो R&D में थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। तो इस तरह का चीज़ें हो गया अपना क्विनरी एक्टिविटीज़ में। अब डिजिटल डिवाइड का बात करें तो आपको पता ही है कि इंडिया में कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, कुछ लोग बीच में हैं। तो बीच वाले लोगों के पास तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस है, या फिर मोबाइल है। आप जो भी देख रहे हो हमको, या अभी आप हमको सुन रहे हो, या आप डिजिटल माध्यम से सुन रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर डिजिटल डिवाइड मतलब हो गया, जो छोटे लोग हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, वो लोग के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि उनके पास मोबाइल फ़ोन हो और वो जो इंटरनेट है उसका सुख सुविधा उठा पाए, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है कि नॉर्मल मिडिल क्लास लोग और जो गरीब तबके के लोग हैं, इनके बीच में जो डिजिटल डिवाइड, मतलब कि जिसके पास मोबाइल फ़ोन है, जिसके पास यूज़ करने के लिए चीज़ें हैं, वो सब नहीं है, और किन्हीं लोगों के पास है। तो ये जो डिस्टिंक्शन है, इसको बोलते हैं हम लोग डिजिटल डिवाइड। तो ये कम करने का ज़रूरत है बहुत ज़्यादा जल्दी से, ताकि हम लोग और अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकें, ठीक है। अब आप लोगों का एक होमवर्क है, होमवर्क ये रहा कि बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है और नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग क्या होता है। इन दोनों के बीच में आप डिस्टिंक्शन करो, इन दोनों के बीच में आप जो भी अंतर है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताओ। एंड इस वीडियो में बस इतना ही। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।